वर्ण। इसके बारे में हम एक बात तो कर चुके हैं कि ये व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है या नहीं। दूसरी बात हम बात कर चुके हैं कि भाई इसका कोई भी वर्ण का अर्थ नहीं होता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में जुड़ते हैं एक व्यवस्थित तरीके से तब उसी को शब्द कहते हैं, है ना। और शब्दों के अर्थ होते हैं मगर वाक्य वर्णों के नहीं होते। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है तुम में से? वर्ण होते दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। नंबर एक वर्ण होता है स्वर। एक प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर। और दूसरे प्रकार के जो वर्ण होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। एक प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर। और दूसरे प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही क्या बनती है? वर्णमाला। यानी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं और एक वर्ण होते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, इन पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर बताता हूं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे। पहले मैं लिख लूं कि स्वर कौन होते हैं तो ठीक है, मैं वर्णमाला के आपके पास आ जाता हूं। ये आप ध्यान रखें, ऐसे करके आओ। अब मैं आपके पास वर्णमाला में लेके जा रहा हूं। वर्णमाला में सबसे पहले जो जिनका नंबर आता है वो कौन है बाबू? स्वर। सबसे पहले जिनका नंबर आता वो है स्वर। कौन है स्वर? देखो, अ, आ, इ, उ, रि, ए, आई, ओ और आओ। बस यही वर्ण है स्वर। यही स्वर है, बाकी नहीं है स्वर। आप सोचेंगे सर दो आपने छोड़ दिए, उन पे बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। यही स्वर है। मेरे साथ थोड़ा उच्चारण करें। अ, आ, इ, उ, रि, ए, आई, ओ, आओ। टोटल कितने स्वर हैं? 11 स्वर। कितने स्वर है? तुम्हें कोई बोलेगा कि स्वर कितने होते हैं तो आपको लिखने 11। अब अगर किसी बच्चे का संस्कृत है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। मगर हिंदी में कितने होते हैं स्वर? 11 स्वर होते हैं। कौन होते हैं स्वर अभी बात करेंगे, पहले समझ। ठीक, कौन है सर? जो आपने लास्ट वाले उनको क्यों नहीं जोड़ा, इस पर भी बात करेंगे। जो अब मैंने नहीं जोड़ा वो दो स्वर है। नंबर एक स्वर है अंग, अभी नहीं स्वर नहीं बोलेंगे, और दूसरे हैं अह। ये दो वर्ण मैंने नहीं जोड़े। ये नहीं जोड़े ना, इनके लिए आप एक नाम देते हैं और वो है अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अभी अयोगवाह कौन होते हैं तो हम लास्ट में बात करेंगे, अभी नहीं। जब वर्णमाला खत्म होने वाली है उस दौर में, या जब मैं स्वर खत्म करा दूंगा उस दौर में, लास्ट में बताऊंगा। पहले आप इन 11 क्वेश्चन। कोई तुमसे पूछेगा स्वर कितने होते हैं, आप क्या उत्तर दोगे? 11 स्वर होते हैं। 13 तो गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा ये इन दोनों को, ये अंग और अह को स्वर में शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? कंफर्म? ठीक है। दूसरी चीज, एक लाइन एक चीज आप देख रहे होंगे कि सर सब लोग ऐसा लग रहा है अ आ एक जैसे हैं, ई एक जैसे है ना, मतलब छोटी बड़ी मात्रा हो सकती है पर ये एक जैसे। ओ एक जैसे, ए आई एक जैसे, ओ आओ एक जैसे। आप ये मुझे बताओ, ये बंदा जो है, जो ये वर्ण है, ये सिंगल क्यों है, अकेला क्यों है? बाकी सब जोड़े में है, लेकिन ये बेचारा अकेला क्यों है? अब ये मत सोचिए अविवाहित विवाहित का खेल है, ऐसा नहीं है। ये अकेला इसलिए है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों है आप? क्योंकि इसके साथ वाला संस्कृत में है। इसे आप छोटी री या लघु री कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी री या लघु री। इससे हिंदी में ऋषि बनता है, ऋतु बनता है, ऐसा है या नहीं? लेकिन इसके साथ वाला संस्कृत में है, अब उसे आप कहते हैं दीर्घ री। क्या कहते हैं? ऐसा, ये दीर्घ री ऐसा होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर एक बात बताओ, ये हिंदी में क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी तो सारे हैं ना।
ये हिंदी में क्यों नहीं है? ये हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि इस वर्ण से बना हिंदी में एक भी शब्द नहीं है। क्या कहा मैंने? इस वर्ण से बना हिंदी में एक भी शब्द नहीं है। अब जब इससे बना कोई शब्द ही नहीं तो इसका खाली रख के क्या करना है? इसलिए हमने इस वर्ण को कहा भाई तो संस्कृत में ही रहे, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला टोटल किससे बनी है? संस्कृत से। ऐसा है या नहीं? तो हमने कहा भैया ऐसा करो तुम उधर ही रहो। अब कितने आई टोटल वर्ण? 11 वर्ण। आपको समझ में आ गया? ये स्वर है। पॉइंट ये सर थोड़ा बता दो स्वर कौन होते हैं, फिर हम स्पेशल स्वरों पर आएंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हल्का फुल्का। देखो आप जानते हैं, आपने कभी बांसुरी बजाई? बांसुरी बजाई? फ्लूट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ऐसे वाली भी होती है, ऐसे वाली भी होती है, कोई बात नहीं। अब ऐसे वाले बच्चे भी ज्यादातर बजाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? फूंक मारना पड़ता है। यहाँ पे एक शुरुआत में एक छेद होता है जिसपे एक अजीब से कुछ डाला हुआ रहता है और उससे आवाज आती है। अंदर से फेफड़ों ने बाहर जो हवा फेंकी वो हमने ये उसी तरह फेफड़ों ने फेंकी। यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, जो अजीब सा नहीं होता बांसुरी में, उसी तरह यहाँ है वोकल कॉर्ड, वही यूज करता है, वही प्रयोग है उसका। अब वोकल कॉर्ड है वहां, उससे आवाज आती है। फिर जब आवाज बाहर आती है तो किससे क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है जीभ, फिर उसके बाद दांत है, यानी दांतों के बाद जो है तालु। तालु कौन है? दांतों के ऊपर डिजाइन बनेंगे, उसे आप तालु कहेंगे। हमारा गला तो है ही, इंपॉर्टेंट है गला। तो ये 4-5 चीजें मिल करके ही हम जो बोल रहे हैं, जितना भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप चौ बोलोगे, चौ बोलोगे तो चौ बोलते हुए जीभ ऊपर तालु पर लगती है। चरखा बोलो, चरखा, चा, जीभ तालु पे लग रही। अब टौ बोलोगे तो जीभ मुड़ जाती है। बोलो ट ठ ड ढ, ऊपर हल्को टच होते हुए जीभ मुड़ जाएगी, है या नहीं? पौ बोलते हुए ओंठों का प्रयोग होगा। देख रहे हो आप क्या? लेकिन एक चीज आप देखोगे कि जितने भी व्यंजन है ना, उनके उच्चारण में जब हम उनको उच्चारित करते हैं तो जीभ अंदर से आने वाली हवा को अलग अलग तरीकों से रोकेगी। अभी आप तालू पे जीभ लगा लोगे तो हवा बाहर आने में दिक्कत होगी कि नहीं? बोलो। अगर आप ओंठ बंद कर लेते हो तो ओंठों को बंद करने में भी हवा मुश्किल, जब खुलेगा तभी हवा बाहर आएगी। अब बोलो पौ फ ब भ म, बोलो। मुंह पूरा बंद हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई। अब इनके उच्चारण में क्या हो रहा है कि जीभ जो हवा बाहर आ रही है ना अंदर से, जो आप इससे नाम दे देते हिंदी में प्राणवायु, तो प्राणवायु जो बाहर आ रही है उसको बाधा पहुंच रही है व्यंजनों के उच्चारण में। मगर आप स्वरों का उच्चारण देखोगे तो स्वरों के उच्चारण होने में हवा बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचती, न जीभ मुड़ेगी, न तालू पे लगेगी, कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल ही प्रयोग होगा। लेके बोल के देखे, अ आ ई। अब ई बोलते हुए हल्का छोटा तो हो रहा है मुंह, लेकिन ऊपर टच नहीं हो रहा, बाधा नहीं पहुंच। ई उ। अब ऊ बोलते हुए भी देखो मुंह गोल हो रहा है, मगर हवा नॉर्मली बाहर आ रही। ऊ उ ऊ री ए आई ओ आओ। देखो कोई जीव ना ऊपर जाएगी ना इधर उधर जाएगी, नॉर्मल हल्का फुल्का वाइब्रेट तो करेगी ना, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का क्रियाशील रहेगी जीभ, लेकिन जैसा व्यंजनों के उच्चारण में होगा ऐसा स्वरों में नहीं। तो आप क्या लिखोगे स्वरों में? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। क्या कहा मैंने? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। एक लाइन। अब किताबी लैंग्वेज भी तो लानी पड़ेगी, तो किताब में क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते। तो हमने भी तो वही बोला, जो बिना बाधा के, वही तो स्वतंत्र है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? पॉइंट ये सर, फिर व्यंजन किसे कहेंगे? किताबी लैंग्वेज ले लो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि जो बाधा के साथ बोले जा रहे, यानी जिनके उच्चारण में प्राणवायु को बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। बोलो सही है कि नहीं? लेकिन किताब वाले ने कुछ और भी लिखा हुआ है। उसने एक परिभाषा में लिखा हुआ है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता से? इसका मतलब यह है कि व्यंजन जहां भी हम बोलो ऑटोमेटिक अंदर स्वर होगा, ऐसा है ये नहीं? तो मैं आपको आज एक चीज और सिखाने वाला हूं कि आप व्यंजनों से स्वरों को बाहर कैसे निकालोगे। ठीक,
आपको भाव भी देखना है। देखो जैसे मैंने लिखा क, क्या लिखा क, तो क लिखा तो इसके पीछे ऑटोमेटिक क्या आ रहा है अ। अगर मैं का बोलूं तो क्या आ रहा है अपने आप आ। कैसे? क्योंकि का और आ का उच्चारण लगभग लगभग सेम है, लेकिन आगे बनना क आ गया है। ठीक, अगर मैं इस क से स्वर को बाहर निकालूं तो कैसे निकालेंगे बताओ तो जरा मुझे। आधा क प्लस अ। तुम सोचो सर ये नीचे डंडी क्या मारी आप, इस डंडी को हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। और ये किसी भी वर्ण को आधा कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, लेकिन ये ज्यादातर वहां प्रयोग होता है जहां मैं व्यंजन से स्वर बाहर निकालना। इसका मतलब है कि क को बोलने में क्या प्रयोग होता है? ओ, हमने ओ बाहर निकाल दी, ये व्यंजन आधा हो गया। आधा तो है ही भाई, वो समझ रहे हो? आधा इसलिए है क्योंकि लिख बोला हुआ आपने, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? कोई समस्या है? बताए आप, बेहिचक बताए। तो हमने कहा कि क से हमने, अब जैसे अगर कोई शब्द होता है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ शब्द लिखा पा, तो पा का मतलब ये है कि इस वर्ण को बोलते हुए आधा प प्लस आ का प्रयोग हुआ है। इस आधा प में हमने आ ठूसा तो उसके साथ क्या हो गया? वो पा हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलता है कि सर की में क्या लगा हुआ है, तो आपको पता चला की मतलब की, तो आप एक क में से छोटी निकाल दो बाहर, आधा क प्लस छोटी। ठीक है, आप इसके लिए कहेंगे स्वर रहित वर्ण। अगर आपने जब स्वर हटा दिया तो उसे स्वर रहित कर दिया आप। पर मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं जिसको आपको समस्या भी ना हो हिंदी पढ़ने में। मैं विशुद्ध हिंदी नहीं बोलना चाह रहा। आपको समझ में आ गया? तो जिन वर्णों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक तो मैंने वो आपको प्रयोग वाला बताया, ऐसा है। और दूसरी चीज मैंने कहा कि स्वर स्वतंत्र प्रयोग हो रहे हो, किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते। अब एक अ बोलो, अ ही आ रहा है पीछे से, कुछ और तो नहीं आ रहा ना भाव। आ बोलोगे तो आ ही आ रहा है, मगर आप क बोलो तो पीछे से क्या आ जा रहा है? की बोलो तो ई। इसका मतलब है कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जा रहे? आई समझ में कि नहीं? कन्फर्म? अब जरा हम वर्णमाला पर आते हैं। मैंने कहा स्वर कितने होते हैं? 11। ये दो नहीं जोड़ने, क्यों? बाद में बात करें। ओके, अब व्यंजनों पर आओ। समझ रहे? हम एक काम करते हैं, 4-5 जो लाइनें हैं व्यंजनों की, उनमें पहले अक्षर जो पहला वर्ण है उस पे पूरी लाइन का नाम रख लेते हैं। रख ले। जैसे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे शुभम बैठा है, उसकी पूरी जो लाइन है इसका नाम हम शुभम लाइन रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या कहते हैं? स्कूलों में भी बोलते थे, हिंदी में हमें पढ़ाते हुए, छात्र वर्ग, है ना? समझे? तो एक काम करते हैं, देखो पहले अक्षर कौन है? क, तो इसका नाम क्या लगता है? इस लाइन का नाम क वर्ग। चलो क वर्ग लिखे। कौन है? कौन है इसमें? क, ख, मेरे साथ बोलो, ग, घ, ग। क्या बोलेंगे? ग। कई जगह इसको अंगों वर्ड आता है, गलत बात है, अंगों ये। ठीक है, तीसरा क ख ग, फिर क्या कौन सा वर्ण आता है? च वर्ग। कौन आएगा बाबू इसमें? च, छ, ज, झ, य। क्या बोलेंगे इसे? यो। फिर आएगा ट वर्ग। क्या आएगा बाबू? ट, ठ, ड, ढ, अण। क्या वर्ड है ये? अणो। अणो वर्ड नहीं, सॉरी, वर्ण। वर्ण। ओके, ट, ठ, ड। फिर कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग। क्या आएगा? ट वर्ग। ट, थ, ड, ध, न। फिर कौन सा वर्ग आएगा? प वर्ग। क्या कहेंगे? प, फ, ब, भ, म। क्योंकि ये व्यंजन सब के सब वर्गों में विभाजित हैं, इनका एक नाम, और भी नाम है पर मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूं, इनका एक नाम, इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है बाबू? वर्गीय व्यंजन। शायद मैंने पहले वालों को स्पर्शी व्यंजन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कहते हैं, पर मैं आपको आसान समझाने के लिए, क्योंकि ये वर्ण किस में विभाजित है? वर्गों में विभाजित है, इसलिए इन प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण है और 5 है टोटल। तो लाइनें भी 5 है, प्रत्येक में 5 है, तो टोटल 25। सही है? 25 वर्गीय व्यंजन होते। ये मैंने आपको वर्गीय व्यंजन बता दिए। क्लियर?
कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो आता है, अब जो अगला प्रकार है वो है अंतस्थ वर्ण। क्या नाम है? अंतस्थ वर्ण। कौन सा होता है? य, र, ल, व। अभी मैं इनके भी डिवीजन करूंगा कि य को क्या कहते हैं, व को क्या कहते हैं, र को क्या कहते हैं, ल को क्या कहते हैं, फिर इनका भी डिवीजन होगा, ठीक है। अंतस्थ के बाद आता है ऊष्म व्यंजन। कौन है? इनके बोलने में मुख से गर्मी आती है, बाद में बात करेंगे, पहले लिख लो। ऊष्म व्यंजन में कौन सा आएगा? पहले कौन सा होगा? ये श, फे, श, फे, स, और लास्ट में देख, ध्यान रखना, इसको बोलते हुए तालु का प्रयोग करना, शेर, स, ठीक है। इसको बोलते हुए जीभ को मोड़ देना, इसलिए इसको मूर्धन्य स्वर कहते हैं। इसे तालव्य वर्ण है और ये मूर्धन्य वर्ण है, तो इसको उच्चारण करते हैं मुड़ दोगे आप, तो जैसे षड्यंत्र, बोलो षड्यंत्र, ऐसे जी षड्यंत्र, ऐसे नहीं, षड्यंत्र ऐसे ऊपर का, सलजम, ऊपर के लिए आपको बोलना पड़ेगा इसको। षटकोण, बोलो षटकोण, षटकोण, जीभ मुड़ेगी तो ये मूर्धन्य वर्ण है। इसके बोलते हुए जीभ दांतों पर लगेगी, बोलो सेब। हाँ, सौ का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और ह तो नॉर्मली कंठ से ध्वनि आती है, कोई बड़ी चीज नहीं। ओके, ये ऊष्म हो गए। और अब मैं एक अलग लिख रहा हूं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, जहां दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़े हुए हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन है संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन है चार। कौन है? अक्ष, त्र, ज्ञ, और लास्ट में श्री वाला स्र। स्र एक्चुअली इसे वैसे ज्ञ नहीं कहते हैं, हमने इसे हिंदी में वैसा कहा, शुद्ध संस्कृत में इसे ज्यों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यों। विज्ञान नहीं, विज्ञान होता है। क्या बोला मैंने? विज्ञान नहीं, विज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी होता है, क्योंकि ये ज्यों आधा जौ प्लस यो से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो फिर आधा यो है, आधा जौ प्लस यो है, तो वो ज्यों कैसे हो गया? ऐसा है या नहीं? तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन। ये टोटल यहां तक जो हमने पढ़े ये स्वर थे, ये दोनों अयोगवा है, ये न स्वर होते न व्यंजन, इसलिए उनको अलग रखा हुआ हमने। व्यंजन कौन है? यहां से लेकर के और अक्षर स्वर तक का प्रत्येक अक्षर व्यंजन कहलाता है तो वो व्यंजन। सुनना थोड़ा, लेकिन कुछ और भी बात करेंगे। ये दो देखे आप, ये दो देख रहे हो, ये दो दिख रहे हैं आपको? ये दो ऐसे हैं कि अगर आपने नीचे से बिंदु लगा दी ना, तो इनका हिसाब किताब बदल जाता है। ऐसा है ही नहीं, इनके नीचे बिंदु लगाओ तो बिंदु लगाने से इनका हिसाब किताब बदल जाता है। जैसे ड है, ड के प्रिया ड, जैसे आपने कहा डलिया, तो डड़िया तो नहीं बोलते हो ना, लेकिन जब बिंदु लगा लेगा तो बताओ षड्यंत्र बोलो, लड़ाई बोलो, ड का प्रयोग आता है। तो वैसे ड है फिर ड़ में आप बदल जाता है। इन दो वर्णों को कहते हैं, देखो सुनना थोड़ा सा, इन दो वर्णों को हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा? उत्क्षिप्त व्यंजन। और इनको एक नाम और दिया जाता है, वो है ताड़न जात। क्या कहा जाता है? ताड़न जात। ये क्यों, सब बाद में बात, क्लियर है? अब देखो, फिलहाल इन दोनों को मत जोड़ो व्यंजनों में, और इन दोनों को इसलिए मत जोड़ो क्योंकि वो बिंदु लगाने से नुक्ता, आप इसे कई जगह कहते हैं, तो वो चेंज हो रहा है। और इन चार को नहीं रखना व्यंजनों में। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के मिलने से ये बने हैं, इसलिए ये भी व्यंजनों में नहीं आते। कौन व्यंजन में नहीं आए? ना तो ये दो, न ये चार। तो फिर व्यंजनों की संख्या कितनी? 25, ये 4, ये कितना हुआ? 29, और 4 ये 33। इसलिए हम क्या बोलेंगे? व्यंजन कितने होते हैं? तो आपके पास उत्तर आना चाहिए कि व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33, ठीक है। कितनी होती है? 33। और अब पॉइंट ये है कि सर कि अगर इन, एक बात आपने स्वर अलग बता दे व्यंजन, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? जैसे अंग्रेजी में 26 वर्ण होते कि नहीं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 26, अल्फाबेट कहते हैं। अच्छा, लेकिन हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं ये भी काउंट करते हैं। कर लें काउंट? 33 तो टोटल ये हो गए। कौन कौन से स्वर हो गए, व्यंजन हो गए 33।
और 11 है स्वर, तो 33 और 11 कितना हुआ बताओ भाई 44, और 2 ये जोड़ो तो 46, और 2 ये जोड़ो तो 48, और 4 ये जोड़ो तो 52। इसलिए हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं बताओ भाई। अब मुझे बताओ क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ पूछना है आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ बताओ, कोई समस्या नहीं है। मेरे यहाँ क्लास में ये एक चीज होता है कि मैं चाहे बच्चों को कम पढ़ाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बच्चे का हर एक कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जितना मुझे आता है वो सूचना को मैं आप तक पूर्ण रूप से पहुंचाऊं, ठीक है? बताओ समझ में आया?